जय हिंद दोस्तों। आज 28 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। और ख़ास करके आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आज दिया गया है, तो डिटेल से आज के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ही न्यूज़ हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ की चर्चा मैं भी लगातार आपके साथ करता हूँ। अल्पसंख्यकों की पहचान को लेकर के भारत में इशू लगातार चल रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये इशू गया। इशू ये गया है कि अल्पसंख्यक की पहचान धार्मिक आधार पर भी राज्यवार होनी चाहिए। देखिए अल्पसंख्यक की पहचान दो आधार पर इंडिया में की जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछता है, सेपरेट रूप से आपसे पूछ देगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्पसंख्यक की पहचान कैसे किया जाता है। तो दो आधार पर किया जाता है। एक तो धार्मिक आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की पहचान किया जाता है। मसलन मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब अल्पसंख्यक हैं। दूसरा किया जाता है भाषाई आधार पे। भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक की पहचान की जाता है, यानी भाषा जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो वो भी अल्पसंख्यक के दायरे में आता है। तो ये दो आधार पे भारत में अल्पसंख्यक की पहचान किया जाता है, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर ये गया है कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्यवार आधार पे किया जाना चाहिए, राज्य के आधार पे किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आप ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक पॉपुलेशन है मुस्लिम की, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में और हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है, वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, वहाँ पे बौद्धिस्ट माइनॉरिटी में है, जैन वहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन बावजूद मुस्लिम वहाँ पे मेजॉरिटी में है, बावजूद मुस्लिमों को वहाँ भी माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ। हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है, इसके बावजूद हिंदू को वहाँ पे मेजॉरिटी का दर्जा मिला है। पूरे देश में हिंदू मेजॉरिटी में ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, तो उनको वहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये लगातार मांग उठती है। पूरे देश के आधार पर नहीं, उस राज्य के आधार पर माइनॉरिटी के दर्जा दिया जाना चाहिए, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। मसलन दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, पंजाब में आपको सिख आपको वहाँ पे मेजॉरिटी में है, लेकिन बावजूद उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ। पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है, पंजाब में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, लेकिन इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा हिंदू को नहीं मिला। तो देश में जो प्रथा चली आ रही है, देश के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी में है, अदर अन्य जो कास्ट हैं या धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। पंजाब में भी ऐसा ही है, पंजाब में भी हिंदू को माइनॉरिटी में रखा नहीं गया है, हिंदू को मेजॉरिटी माना गया है। भले ही पंजाब में 90% लोग पंजाबी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पंजाबी माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी में। तो ये चेंज होना चाहिए, राज्य के आधार पे माइनॉरिटी का पहचान किया जाना चाहिए। यही मैटर गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक घोषित करने का मनमाना अधिकार है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया है, लेकिन हिंदू, यहूदी, बहावी और 9 राज्य में अल्पसंख्यक हैं, जिसमें लद्दाख, कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड यहाँ पे हैं। इन्हें मेजॉरिटी में ही घोषित किया है, इन्हें माइनॉरिटी घोषित नहीं किया। तो ये दो मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। अब देखिए इस दो मैटर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं। तो सरकार ने कहा है कि राज्य भी अगर चाहे तो भाषा के आधार पे और राज्य भी चाहे तो धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम होगा। राज्य अपने यहाँ पे भाषा और धर्म के आधार पे अगर अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है तो ये अच्छा कदम होगा, सकारात्मक कदम होगा। उम्मीद करता हूँ इसका बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
2 साल बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल हुई। कल भी इसकी हमने चर्चा किया था। सपनों से बड़े संकल्प को सिद्ध कर रहा भारत। देखिए यहाँ पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी का कहना है कि $400 मिलियन, मन की बात का प्रोग्राम हुआ था कल, और मन की बात सुनना चाहिए। आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मन की बात सुनना चाहिए। कहीं कि भारत की भावी रणनीति के बारे में चर्चा होती है उसमें। तो $400 बिलियन का जो हमने निर्यात का लक्ष्य जो तय किया है, $400 बिलियन के गुड्स का निर्यात का लक्ष्य तय किया है, और भारत का एक माइलस्टोन है, इसको हमने अचीव किया है। तो उसी के संबंध में पीएम मोदी स्टेटमेंट दे रहे थे। भारत और मालदीव की दोस्ती गहरी और अस्थायी। हमारे देश के विदेश मंत्री वर्तमान में मालदीव के दौरे पे हैं, और वहाँ पे कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। मसलन अड्डू में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया है, जो भारत के ही सहायता से वहाँ पे परियोजना बन रहा है। देखिए भारत और मालदीव संबंध एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं सेपरेट वीडियो बना के इस पर चर्चा कर दूंगा, लेकिन 2 पॉइंट मैं ज़रूर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा जो पीटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ का एक जगह है अड्डू। जिस तरह से इंडिया का बहुत सारा अदर सिटी है, उसी तरह से मालदीव का एक सिटी है अड्डू। अड्डू में भारत अपना दूतावास खोल रहा है। अड्डू में भी भारत अपना दूतावास खोल रहा है। और दूसरा जो है 76 सत्र जो हुआ था हाल में यूनाइटेड नेशन का 2021 में जो सत्र हुआ था, उसको 76वीं सत्र बोलते हैं। और 76वीं सत्र के जो अध्यक्ष बने थे वो अब्दुल्ला यामीन बने थे, जो वहाँ के अब्दुल्ला बने थे, अब्दुल्ला यामीन नहीं, अब्दुल्ला बने थे, जो वहाँ के विदेश मंत्री थे। मालदीव के वर्तमान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला यूनाइटेड नेशन की 76वीं सत्र के अध्यक्ष बने थे, और कहीं न कहीं भारत की सहायता से ही वो इस सत्र के अध्यक्ष बने थे। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिरफ्तार मछुआरों को रिहा करे श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बारे में जब भी आपको लिखना हो, नेगेटिव पॉइंट में एक जरूर इसको कोट कीजिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। किसी भी देश के साथ सकारात्मक संबंध भी होते हैं, नकारात्मक संबंध भी होते हैं। तो नकारात्मक संबंध में इसको जरूर लिखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरे को लेकर के हमेशा चर्चा रहती है, और हमेशा कहीं के तनातनी दोनों देशों के बीच में रहती है, क्योंकि कई सारे मछुआरों को भारत गिरफ्तार कर लेता है, ये श्रीलंका का कहना है, और भारत का तो ऑलरेडी कहना है कि कई सारे मछुआरे को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार कर लेते हैं नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पे है चीन नेपाल के बीच में बीआरआई पे समझौता नहीं हो सका। देखिए बीआरआई परियोजना 2016 में हुआ था। 2016 में चीन में एक बहुत ही बड़ी परियोजना और महत्वाकांक्षी परियोजना को, बीआरआई परियोजना को मंजूरी दिया था। इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व के कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष चीन पहुंचे थे 2016 में। भारत इसलिए उसमें शामिल नहीं हुआ था कि ये जो बीआरआई परियोजना चीन की, ये बीआरआई परियोजना सीपेक उसका एक पार्ट है। सीपेक मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अगर आप मैप देखेंगे, मैं मैप पोस्ट कर दूंगा, तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए चूँकि भारत इसलिए इसको लेकर के ऑब्जेक्शन करता है कि आप कश्मीर से गुजरते हैं और पाकिस्तान के लिए आप रूट बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कश्मीर से गुजरता है, और भारत के सॉवरेनिटी के कहीं न कहीं ये उल्लंघन है, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये परियोजना काफ़ी बड़ी परियोजना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अन्य देशों को ये कनेक्ट करेगी रोड के माध्यम से, मेरीटाइम के माध्यम से, एयर माध्यम से, लेकिन हर एक माध्यम से कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से, बीआरआई परियोजना के माध्यम से चीन विभिन्न देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसा देता है कि आप अपने यहाँ रोड बनाइए, और पैसा देने के बाद कहीं न कहीं उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है, उसे ऋण के जाल में फंसा लेता है। विश्व के कई सारे देश आज, खास करके अफ्रीका के कई सारे देश आज
चीन की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा हो चुके हैं, चीन की ऋण जाल नीति का हिस्सा हो चुके हैं, और कहीं न कहीं ये BRI परियोजना के तहत ही चीन कर रहा है। तो फाइनली नेपाल का यह कहना है कि BRI परियोजना पे समझौता नहीं हो सका है। कुछ चीन और पाकिस्तान को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट कहीं न कहीं भूमि जो एक्विजिशन होता है उसी को लेकर के बेसिकली था। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। दुनिया में भारत के बढ़ते कद के कारण दिल्ली पहुंचे थे वांग ई। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2022 का जो है 2021 में ब्रिक्स का समिट भारत आयोजित किया था, और 2022 में ये समिट चीन आयोजित करेगा। कोरोना का अभी समय नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में चीन चाह रहा है कि जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं, सभी के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, यानी फिजिकली तौर पे मौजूद रहे चीन में। 2021 में जो भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किया था उसमें कोई फिजिकली तौर पे प्रेजेंट नहीं था क्योंकि कोरोना चल रहा था, और 22 में सभी फिजिकली तौर पे चीन में मौजूद रहे, और कहीं न कहीं भारत भी फिजिकली तौर पे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री भी फिजिकली तौर पे मौजूद रहे। इसी के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा था, और कहीं न कहीं चीन के विदेश मंत्री का इंडिया आने का उद्देश्य भी कहीं न कहीं यह था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी आगामी ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में जो चीन में होने वाली है उसमें वो मौजूद रहे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देशों को साधने की कोशिशें तेज। आगामी बुधवार को यानी परसों ब्रिक्स का सम्मेलन बिम्स्टेक का सम्मेलन होने वाला है, और बिम्स्टेक के सम्मेलन के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश कर रहा है। सभी देश करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे मैं आपके साथ बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। भारत लगातार 60 से अधिक तजुर्बा दे रहा है बिम्स्टेक को, 60 से अधिक वैल्यू दे रहा है बिम्स्टेक को, क्यों? राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर बिम्स्टेक क्या है, और साथ ही साथ ये जो आगामी समिट होने वाला है उस पर आप लोग नज़र रखिएगा। बिम्स्टेक का जो समिट होने वाला है उस समिट में भारत पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ बिम्स्टेक वर्तमान में भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण, 60 से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बिम्स्टेक का मतलब होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पूरा फुल फॉर्म है। इसके 7 सदस्य देश हैं। 5 देश जो है दक्षिण एशिया के हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका शामिल हैं, और 2 देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो देखिए बिम्स्टेक में जो 7 देश हैं, 7 देश में 5 देश वो हैं जो सार्क का हिस्सा है, राइट, और 2 वो देश हैं जो आसियान का हिस्सा है। सार्क का जो हिस्सा है यानी दक्षिण एशिया के जो हिस्सा है वो 5 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और आसियान के जो हिस्सा है यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो हिस्सा है वो है म्यांमार और थाईलैंड। तो इस तरह से सार्क और म्यांमार दोनों के देश इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय और बंगाल के खाड़ी की परिस्थिति को भी जोड़ता है। तो ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में संपर्क को बनाता है, और साथ ही साथ हिमालय और बंगाल की खाड़ी को भी जोड़ता है। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में इसकी अस्तित्व में ही आया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है आपको प्रीलिम्स में कि बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। तो ये बिम्स्टेक की घोषणा बैंकॉक घोषणा पत्र 1997 के द्वारा हुआ था। प्रारंभ में सिर्फ 4 देश जो है इसके सदस्य थे। तो इसका नाम था बिस्टेक नाम था, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ही इसके सदस्य थे। बाद में अन्य सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, जैसे 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हुआ है, और उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान इसमें शामिल हुआ है।
भारत का झुका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टॉपिक को लेकर के, ये पॉइंट को लेकर के जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। टॉपिक यही है कि आखिर भारत का बिम्स्टेक पे झुकाव क्यों हो रहा है, साख से ज़्यादा बिम्स्टेक को भारत वैल्यू क्यों दे रहा है। तो उसका रीज़न है कि यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति काम करेगा। देखिए, हम लगातार कहीं न कहीं आसियान को महत्व दे रहे हैं, हम लगातार कहीं न कहीं आसियान के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले भारत लुक ईस्ट नीति भारत अपनाता था। लुक ईस्ट नीति मतलब ही था कि बेसिकली आसियान के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव करें। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत एक्ट ईस्ट नीति लेकर आया। तो लुक ईस्ट नीति की जगह एक्ट ईस्ट नीति लाया है, और एक्ट ईस्ट नीति लाने का मतलब ये है कि हम कहीं के आसियान के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आसियान के साथ संबंधों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हमें बिम्स्टेक में भी अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि बिम्स्टेक में भी दो ऐसा देश है, थाईलैंड और म्यांमार, जो आसियान का पार्ट है। इसलिए हमें बिम्स्टेक के साथ भी लगातार अपने संबंधों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में बिम्स्टेक सेतु का काम करता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देश में भी इसमें शामिल हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान और उसके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद के कारण भारत सार्क से दूर हो रहा है। निश्चित तौर पे सार्क से दूर होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है भारत के लिए, और वो है पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान इसमें प्रोपोगेंडा कर रहा था सार्क में, पाकिस्तान इनफैक्ट चीन को भी सार्क में शामिल करना चाहता था। तो ऐसे कंडीशन में लाजमी था कि भारत सार्क से दूर हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हमें सफल बनाना है, हमें आसियान के साथ संबंध इंप्रूव करना है, इसलिए हमें बिम्स्टेक की आवश्यकता है। बंगाल की खाड़ी में आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, कि विस्तारवादी प्रभावों को भारत को मुकाबला करने के लिए भी हमें बिम्स्टेक की आवश्यकता है। यानी चीन जिस तरह से अपनी आप को पूरा फैला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन जिस तरह से कर्जा दे रहा है, जैसे श्रीलंका को चीन ने कर्जा दिया और श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में लगभग फंसा ही लिया था कि भारत उसका हेल्प किया। तो हमारे आसपास के देश कहीं चीन के BRI परियोजना के तहत कर्ज के जाल में न फंस जाएं, इसलिए भी आवश्यकता है कि भारत कहीं न कहीं बिम्स्टेक को मजबूत करे। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा बंगाल से होकर गुजरता है या बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है, इसलिए भी हमें बिम्स्टेक की आवश्यकता है। और संगठन के सदस्य देशों की संख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का 22% है, इसलिए भी हमें बिम्स्टेक की आवश्यकता है। तो कई सारे पर्सपेक्टिव है जो आपको दिखेगा कि भारत बिम्स्टेक को लगातार मजबूत कर रहा है। देखिए, यहाँ पे चंदौली की काली चावल है, और काली चावल कहीं न कहीं विटामिन रिच होता है, मिनरल रिच होता है, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। और यहाँ पे स्वामी शिवानंद, इन्हें हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, 125 वर्ष के हैं। अब इनका जन्म हुआ 1896 में, आप सोच कर देखिए, 1896 में इनका जन्म हुआ है, और अभी भी ये अच्छे खासे स्वस्थ हैं। यानी आप जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर कीजिए तो जवाहरलाल नेहरू से महज 7 वर्ष के ये छोटे थे, सुभाष चंद्र बोस से ये बड़े थे। तो वैसे व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। कहीं न कहीं इनकी चर्चा PM मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया। उच्च शिक्षण संस्थानों को नहीं चला सकेंगे मनमाना कोर्स। देखिए, UGC ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान मनमाना कोर्स नहीं चालू कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए UGC है। UGC मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। लॉर्ड कर्जन का जो समय है, लॉर्ड कर्जन के समय कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, BPSC के टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेस्ट सीरीज का डिस्कशन जरूर सुनिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो BPSC का टेस्ट सीरीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें मैंने चर्चा किया था कि लॉर्ड कर्जन का जो समय है, लॉर्ड कर्जन के समय को भूलों और आयोगों को काल कहा जाता है। भूलों और आयोगों का काल।
तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही, चूंकि लॉर्ड कर्जन के समय में कई सारे भूल हुए थे और कई सारे आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 ईस्वी में रेले कमीशन बना था, मतलब उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए रेले आयोग बना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया। तो लॉर्ड कर्जन के समय में रेले आयोग बना था उच्च शिक्षा में स्थिति को सुधारने के लिए, और रेले आयोग की अनुशंसा पे ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति, इसकी सिफारिश पे 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना हुआ था। यूजीसी का स्थापना 28 दिसंबर 1953 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पे किया गया था। 1956 में संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर इसे एक स्वायत्त संगठन और सांविधिक दर्जा दिया गया। तो पहले इसकी स्थापना किया गया, बाद में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया संसद में एक्ट बना करके। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के बीच में उच्चतर शिक्षा को लेकर के आवश्यक सुझाव देने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो याद रखिएगा। मनरेगा के 2 लाख श्रमिकों को किया जाएगा प्रशिक्षित। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में। मनरेगा, जिसे आपको ज्ञात है कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट उन्नति 2019 में शुरुआत हुआ था। और प्रोजेक्ट उन्नति बेसिकली क्या था कि मनरेगा में जो कर्मी हैं, जो कार्मिक हैं, उसको प्रशिक्षण दिया जाए। क्योंकि अधिकतर कार्मिक जो मनरेगा में काम करते हैं वो कहीं न कहीं असंगठित क्षेत्र से आते हैं, तो उसे प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत किया गया था वर्ष 2019 में। लेकिन कोरोना के कारण महज 18,000 लोगों को ही इसमें प्रशिक्षित किया जा सका है। अब सरकार का टारगेट है कि 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा मनरेगा के तहत। चौबीस 48 किलोमीटर प्रति घंटे की वाले मिसाइल का परीक्षण। तो डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से ये हवा में मार करेगा, इस मिसाइल का परीक्षण किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि मिसाइल, कोई भी मिसाइल अगर होता है तो मिसाइल की जो स्पीड होता है उस स्पीड के आधार पर मिसाइल का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो होता है सबसोनिक मिसाइल, जो 1 मैक से कम स्पीड जिसकी होगी उसे सबसोनिक कहा जाएगा। 1 से 5 मैक होगा उसे सुपरसोनिक कहा जाएगा, और 5 मैक से अधिक हो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाएगा। मैक क्या होता है? 1 मैक, मैक मतलब होता है कि साउंड की स्पीड को 1 मैक कहेंगे। साउंड की स्पीड कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए 1 मैक मतलब क्या हुआ कि 332 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे जो इसकी रफ्तार है वो है 680 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये 2 मैक से अधिक है। 2 मैक से अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को आप सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। तो ये मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आएगा। एडिटोरियल देखिए, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको लिखा ढंग से नहीं गया। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं है। यह ढंग से इसको मुझे लगा है कि इसको लिखा नहीं गया, सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखा नहीं गया। स्वयं बने आर्थिक सुधार। तो सबसे पहला इसमें ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर आर्थिक विकास जो है या आर्थिक सुधार जो है उसके मार्ग में बाधा क्या क्या है, क्या क्या आर्थिक सुधार के मार्ग में बाधा है, और साथ ही साथ आर्थिक सुधार कैसे किया जा सकता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में कैसे किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आर्थिक सुधार के मार्ग में जो बाधा है, सबसे बड़ा बाधा, 2-3 बाधा की चर्चा बस किया गया है यहाँ पे। एक तो ये है कि असंगठित क्षेत्र
जो है हमारे यहाँ वो काफ़ी अधिक है। हमारे यहाँ लगभग 92% जो उद्यम है वो असंगठित क्षेत्र के हैं। तो अब सोच कर देखिए, 92% संयंत्र हमारा, 92% उद्यम हमारा असंगठित क्षेत्र का, जिसका डाटा सरकार के पास नहीं है। और डाटा सरकार के पास नहीं है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए सरकार कैसे काम करेगी? तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो रीजन है आर्थिक सुधार का जो नहीं हो पा रहा, उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र अधिक है और कुशल श्रमिक भी हमारे यहाँ काफ़ी अधिक है। हमारे यहाँ महज 2% श्रमिक ही कुशल श्रमिक है, राइट। 98% के आसपास अकुशल श्रमिक हैं। तो ये भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा आप लोग। कोयला संकट पिछले कुछ वर्ष आई थिंक पिछले वर्ष 2021 में कोयला संकट कुछ समय के लिए आया था। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस बार फिर गर्मी का महीना आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है, तो अब फिर कोयला संकट क्रिएट ना हो। और कोयला संकट अगर होगा तो वैसे कंडीशन में भारत में बिजली एक बार गुम हो सकती है। तो इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। कर्ज नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी उठाने होंगे कदम। देखिए, आरबीआई ने कहा है कि अगर कर्ज नियंत्रण करना है तो केंद्र सरकार को भी काम करना होगा और राज्य सरकार को भी काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मई से लागू होगा भारत UAE FTA गोयल। 1 मई से भारत और UAE के बीच में FTA लागू होगा। अगर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, भारत UAE संबंध, भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध, उसमें मैंने इस बात की चर्चा किया था। फरवरी में हुआ क्या है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों ने सिपा साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है फरवरी में। और इसे मूर्त रूप 1 मई 2022 से दिया जाएगा। और 1 मई 2022 से अगर ये लागू हो जाएगा तो उसमें 90% जो उत्पाद हम भेजते हैं UAE को, उस पर सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा। और अगले 5 वर्ष में बाकी जितने भी उत्पाद बचे हैं उस पर भी सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।